गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक हम लोगों ने इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में स्टडी कर ली है। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस। हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही आप सभी को बताया था कि फोर्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड अनदर विल बी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा मस्क्यूलर फोर्स। देखिए, मस्कुलर फोर्स किस फोर्स को कहते हैं? ऐसा फोर्स जो हमारे मसल्स के थ्रू लगता है या जो हमारे मसल्स के थ्रू जनरेट किया जाता है। मसल्स के थ्रू फोर्स कैसे जनरेट किया जाता है ये आप बायोलॉजी में पढ़े हुए हैं कि मसल्स में जो है मसल्स एक दूसरे को स्क्वीज करती हैं, संकुचित करती हैं, एक दूसरे को दबाती हैं, जिससे कि फोर्स जनरेट होता है। वह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो जो मस्कुलर फोर्स होता है वह एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं मस्कुलर फोर्स क्या होता है। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन द टेबल विदाउट टचिंग इट? क्या आप किसी भी बुक को, एक बात ध्यान दीजिएगा पढ़ने से पहले कि जो मस्कुलर फोर्स है या हमारा फिजिकल फोर्स है, फिजिकल फोर्स ऐसे फोर्स को कहते हैं जिन्हें हम अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो हमें ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आना पड़ेगा। बिना कांटेक्ट में आए हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मस्कुलर फोर्स जो है हमारा एक फिजिकल फोर्स भी है। एक ही फोर्स कई तरह के फोर्सेस हो सकते हैं। जैसे मस्कुलर फोर्स है तो मस्कुलर फोर्स जो है कांटेक्ट फोर्स का भी एग्जांपल हो सकता है, फिजिकल फोर्स का भी एग्जांपल हो सकता है, बॉडी के इंटरनल फोर्स का भी एग्जांपल हो सकता है। तो एक ही, जैसे एक ही बच्चा होता है उसके कई नाम होते हैं ना, घर का नाम कुछ और, स्कूल का नाम कुछ और, दोस्तों के बीच नाम कुछ और, ननिहाल में नाम कुछ और, जस्ट उसी तरह का, लेकिन बच्चा तो एक ही होता है। तो उसी तरह का फोर्स भी है। फोर्स में जैसे मस्कुलर फोर्स है तो मस्कुलर फोर्स को कई तरह के एग्जांपल्स कई तरह के उसके नेमिंग कई तरह से हो सकती है। आइए देखते हैं मस्कुलर फोर्स। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन द टेबल विदाउट टचिंग इट? क्या आप किसी भी बुक को पुश कर सकते हैं या लिफ्ट कर सकते हैं बिना उसको टच किए? आप बोलेंगे नो, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। कैन यू लिफ्ट द बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? क्या बाल्टी को बिना होल्ड किए, बिना पकड़े आप पानी से भरी बाल्टी को उठा सकते हैं? आप बोलेंगे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज टू बी इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब कभी भी हमें, जनरली ऐसा होता है जब कभी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगानी होती है तो हमें ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में जाना होता है। जनरली कही जा रही है, हर समय के लिए नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना कांटेक्ट के भी हम फोर्स लगा लेते हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं। बट जनरली ऐसा होता है कि जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना होता है तो हमें उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट में जाना होता है। द कांटेक्ट में ऑल्सो बी with the help of a stick और a piece of rope। या तो आप डायरेक्ट अपने हाथ से टच कर सकते हैं, या तो किसी स्टिक से टच कर सकते हैं, या तो किसी रोप, रस्सी के टुकड़े से टच कर सकते हैं। मतलब कि फिजिकल कांटेक्ट का मतलब है कि या तो आप डायरेक्ट टच कीजिए या तो किसी ऑब्स्टिकल के थ्रू आप टच कीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी अनदर ऑब्जेक्ट को आप टच कीजिए। When we push an object like a school bag or a bucket of water, where does the force came from? अगर आप ऐसा वर्क करते हैं, अपने स्कूल बैग को उठाते हैं या पानी से भरी हुई बाल्टी को उठाते हैं, तो फोर्स कहाँ से आता है? तो आप बताएंगे फोर्स हमारे मसल से आता है, हमारे शरीर के अंदर से आता है। Where does the force come from? This force is caused by the action of the muscles in our body. यह फोर्स जो होता है हमारे शरीर में मसल्स के एक्शंस के कारण आता है, मसल के कार्यों के कारण आता है। मसल रीअरेंज होते हैं और उससे हमें क्या मिलता है? फोर्स मिलता है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। ऐसा फोर्स जो मसल्स के थ्रू डेवलप हो, मसल्स के एक्शंस के थ्रू डेवलप हो, मसल के कार्य करने से डेवलप हो, ऐसे फोर्स को हम जो कहते हैं मस्कुलर फोर्स। हिंदी में कहते हैं पेशीय बल, मांसपेशियों के थ्रू वो बनता है। आइए येलो बॉक्स में देखते हैं।
It is the muscular force that enable us to perform all activities involving the movement and bending of our body. Muscular force जो होता है केवल एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं होता है, वो इंटरनली भी फोर्स लगाता है। अपने अंदर भी अपने शरीर को कंट्रोल करने के लिए भी आपको लगातार मस्कुलर फोर्स की आवश्यकता होती है। इन क्लास 7 you have learned that in the process of the digestion of the food get pushed through the alimentary canal। आप देखते होंगे, आपने 7th में बायो में मैम पढ़ाई होंगी आप लोग को, आपने देखा होगा उसमें कि जो शरीर के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, या और भी डाइजेशन के अलावा और भी इंटरनल प्रोसेस जो शरीर में होते रहते हैं बॉडी के अंदर, वो सभी जो होते हैं मस्कुलर फोर्सेस के हेल्प से ही होते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, तो अलग अलग पार्ट में जाता है, मूव करता है, तो कोई ना कोई फोर्स तो लगता होगा ना। इस कारण वो आपका खाया हुआ भोजन जो है, फूड आइटम जो है, शरीर में अलग अलग जगहों पर जाता है। तो दीज आर द मस्कुलर फोर्सेस। आप जैसे बार बार सांस लेते हैं तो पेट देखते हैं आपका ऊपर नीचे होता है, दीज आर द मस्कुलर फोर्सेस। You also know that the lungs expand and contract while we inhale and exhale air during the breathing. Where are these muscles located which make breathing possible? तो हमारे शरीर के अंदर से अंदर ये मसल्स होते हैं। Can you list the few more examples of the force exerted by the muscles in our body? क्या आप कुछ इसके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, कुछ फोर्सेस के एग्जाम्पल दे सकते हैं जो शरीर के मसल्स के थ्रू एक्सर्ट किए जाते हैं? तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। आप जैसे हाथ मोड़ रहे हैं अपना, तो ये आपके एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुबह सुबह टहल रहे हैं आप, या इस तरह के वर्क कर रहे हैं, तो ये सब कहाँ से आता है? आपके मस्कुलर फोर्सेस से आता है। आप जो भी वर्क करते हैं अपने बॉडी के थ्रू, ये सभी जो होते हैं मस्कुलर फोर्स के ही रिजल्ट होते हैं। इसलिए आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने वर्क का। घूमना फिरना, टहलना, खेलना, सोते समय भी मस्कुलर फोर्स लगता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। एनिमल ऑल्सो मेक यूज ऑफ द मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। एनिमल्स जो होते हैं वह भी, जैसे घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी चल रही है, तो घोड़ा अपने मस्कुलर फोर्स से ही तो उसको चला रहा है, ठीक है, रथ को चला रहा है। या इस तरह से जो बैल है, खेतों में जो है हल चला रहा है, तो अपने मस्कुलर फोर्स से चला रहा है। फिगर में आप देख रहे हैं कि जो एक देखिए कि ये बैलगाड़ी है, जिसमें बैल जो है, ब्लॉक कार्ट में बैल जो है क्या कर रहा है, सामान जो है लेकर देखिए गाड़ी पर चल रहा है। तो जो बैल जो मेहनत कर रहा है वो कैसे फोर्स लगा रहा है? मस्कुलर फोर्स अपना लगा रहा है। एनिमल ऑल्सो मेक अस मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। एनिमल लाइक bullocks, horses, donkey and camels are used to perform various tasks for us। हम लोग अक्सर इसको यूज करते हैं। In performing this task, they use muscular forces। और इन टास्क को परफॉर्म करने में ये सारे एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स को यूज करते हैं। Since muscular force can be applied only when it is in the contact with an object, it is also called the contact force। muscular force तभी अप्लाई होता है जब वो ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में रहे। अगर कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो मस्कुलर फोर्स अप्लाई नहीं होगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करना चाहता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तो दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में होना रहता है, दोनों को एक दूसरे के टच में होना रहता है। अगर एक दूसरे को टच नहीं करते हैं तो फुट फोर्स अप्लाई नहीं होगा। आर देयर अदर टाइप ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्सेस? क्या दूसरे तरह के भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस और होते हैं? आप कहेंगे हाँ, एक मस्कुलर फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। आइए अगला टॉपिक हम देखते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। इस पूरे चैप्टर को, पूरे सेक्शन को समझने से पहले फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आइए मैं कुछ बातें पहले बता देता हूँ, उसके बाद आप फ्रिक्शन फोर्स इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जब कोई दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में ही, जब कांटेक्ट में होते हैं तभी फ्रिक्शनल फोर्स एराइज होता है। फिर बात आती है व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स हम किसे कहेंगे? क्या कांटेक्ट में हो जाना ही फ्रिक्शनल फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है? तो देखिए, सबसे पहले हम फ्रिक्शनल फोर्स की एक मैं डिफिनीशन देता हूँ और फिर उस डिफिनीशन को हम बाई पार्ट्स करके समझाते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स की डिफिनीशन देखिए, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट। आप चाहें तो इसको कॉपी पर लिख भी सकते हैं तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन
कॉन्टैक्ट, जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, एंड अ म्यूचुअल मोशन बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में क्या होती है, अ म्यूचुअल मोशन इस्टेब्लिश्ड बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल मोशन होता है। या इसे ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट एंड इन म्यूचुअल मोशन, जब कभी दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में हो और म्यूचुअल मोशन में हो, देन अ फोर्स अराइजेज बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तब एक फोर्स एराइज होता है। कहाँ एराइज होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में एराइज होता है। देन अ फोर्स एराइजेज बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से सुन लीजिए पूरी डिफिनेशन एक साथ। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट एंड in mutual motion, then a force arises between the contact surface of the object which always opposes the motion of the object। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं इसके बारे में समझाता हूं। वीडियो को रोक के आप लिख लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। पहली बात हमने क्या कही, पहले दो लाइन में हमने फ्रिक्शनल फोर्स एराइज होने की शर्तों को बताया, कैसी कैसी सिचुएशन होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स एराइज होगा। पहला क्या हमने बताया, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स को एराइज करने की पहली शर्त यह है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स एराइज नहीं होगा। एंड इन म्यूचुअल मोशन, अगला मैंने क्या लाइन बताया कि वह म्यूचुअल मोशन में हो। अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो लेकिन म्यूचुअल मोशन में ना हो, म्यूचुअल मोशन और मोशन में क्या डिफरेंस है, पिछले क्लासेस में आपको मैंने बताया था मोशन एंड म्यूचुअल मोशन में क्या डिफरेंस है। आइए मैं इसको जो है एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से एक बार। मोशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, उसके रिस्पेक्ट में अगर अपने पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है, कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोशन में। म्यूचुअल मोशन का मतलब यह होता है कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट के या अनदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, रिस्पेक्ट में लगातार अपने पोजीशन को चेंज करता है, तो कहा जाता है कि यह दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, म्यूचुअल मोशन में है। ऐसे देखिए, जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो ट्रेन के बाहर अगर कोई ट्रेन चल रही है तो स्टेशन पर कोई बच्चा अगर खड़ा है, ट्रेन क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, और प्लेटफॉर्म पर कोई बच्चा अगर खड़ा है तो आपको लगेगा कि वो बच्चा मूव कर रहा है और उसे लगेगा कि आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके रिस्पेक्ट में वो मोशन में है और उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हैं, मतलब आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में म्यूचुअली मोशन में हैं। ठीक है, म्यूचुअल मोशन में यह कोई जरूरी नहीं है, देखिए म्यूचुअल मोशन हर समय दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है और यह कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में हो। कोई एक ऑब्जेक्ट में मोशन में रहेगा तो अनदर ऑब्जेक्ट को जो है हम म्यूचुअल मोशन में कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा हाथ है, हम जैसे ठंडी के दिन में हम लोग एक दूसरे के ऊपर हाथ अपना ऐसे ऐसे रगड़ते हैं हाथ को, अब अभी तो यहाँ दिखा नहीं पा रहे हैं कैसे रगड़ते हैं, आप हाथों को एक दूसरे के ऊपर करते हैं ऐसे ऐसे। तो जब भी हाथों को एक दूसरे के ऊपर अगर आप मूव कराते हैं, उसमें अगर एक हाथ आपका रुका भी हुआ है और दूसरा हाथ अगर उसके ऊपर मूव कर रहा है, तो आप जो दूसरा हाथ है रुका हुआ है, वह हाथ भी पहले वाले के कंपेयर में जो है म्यूचुअल मोशन में है, भले ही वो रुका हुआ है। ठीक है, जैसे आप कमरे में बैठे हुए हैं, पंखा चल रहा है, तो आपके रिस्पेक्ट में पंखा मोशन में है। अब पंखे के ऊपर अगर एक चींटी बैठी हुई है तो उसको ये थोड़ी लगेगा कि पंखा घूम रहा है, लगेगा कि पूरा का पूरा घर ही चारों तरफ घूम रहा है और चींटी क्या है, स्टेशनरी है। एक और एग्जांपल मैं आपको म्यूचुअल मोशन का बताता हूं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आप अर्थ पर हैं और अर्थ पर हैं तो अर्थ जो है सन के चारों ओर मूव कर रही है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ मूव करती है, और हम अगर अर्थ पर रहते हैं तो हमें क्या लगता है, सन हमारे चारों तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि हम अर्थ और सन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, म्यूचुअल मोशन में है। तो म्यूचुअल मोशन का मतलब यह होता है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में होना। चलिए, इस पर काफ़ी डिस्कस हो गया।
व्हेन टू ऑब्जेक्ट, हाँ मैंने फ्रिक्शन की क्या डिफिनेशन बताई, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन कांटेक्ट एंड इन म्यूचुअल मोशन, जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो, एक दूसरे को टच कर रहे हो और क्या हो, म्यूचुअल मोशन में हो, देन अ फोर्स एराइज बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तब जो फोर्स एराइज होगा वो कहां एराइज होगा, ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट सरफेस के बीच में, पूरे ऑब्जेक्ट पर नहीं एराइज होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो पिछला फोर्स पढ़ाया है, मस्कुलर फोर्स पढ़ाया है, तो मस्कुलर फोर्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं, पूरी की पूरी होल बॉडी के ऊपर वो अप्लाई होता है। लेकिन जब कभी भी अगर हम फ्रिक्शन फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो पूरी की पूरी बॉडी पर वो नहीं लगता है, पूरे बॉडी पर उसका इफेक्ट नहीं रहता है, केवल जो कॉन्टैक्ट सरफेस हैं उन्हीं के बीच में उसका इफेक्ट रहता है। मतलब जहां टच हो रहा है केवल वहीं पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे जहां भी फ्रिक्शनल फोर्स मान लीजिए लग रहा है, जहां टच करता है वहां फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, वहां कोई आप ऑयल जैसी चीज डाल देते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स वहीं लग रहा था। मान लीजिए कि फ्रिक्शनल फोर्स आपके साइकिल चलाते हैं आप, और साइकिल के चेन के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और आप साइकिल की सीट पर ऑयल डालेंगे तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स वहां लग ही नहीं रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स जहां लग रहा था आप वहीं ऑयल डालते हैं जिससे कि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पर नहीं लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स केवल कांटेक्ट सरफेस के बीच में लगता है। फिर से सुनिए पूरी डिफिनेशन, बार बार मैं इस डिफिनेशन को बोल के इसका एक एक वर्ड क्लियर करूंगा, इसलिए कई बार इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन कांटेक्ट, आपको ये पता चल गया कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, एंड इन म्यूचुअल मोशन, म्यूचुअल मोशन भी आपको पता चल गया क्या होता है, देन अ फोर्स अराइजेस बिटवीन द कांटेक्ट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट सरफेस के बीच में एक फोर्स एराइज हो गया। हमने ये भी बता दिया कौन सा कांटेक्ट सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मूव करने के लिए रेडी है। देन अ फोर्स एराइजेस बिटवीन द कांटेक्ट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब यह हुआ, इस लाइन का मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, हर समय उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, वेस्ट डायरेक्शन में लगेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ईस्ट लगेगा। कोई नॉर्थ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स साउथ में लगेगा। मतलब कि वो हर समय कुछ इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे लगेगा जिससे कि क्या हो, वह मोशन का अपोज करे, मोशन को स्लो डाउन करे। फ्रिक्शनल फोर्स हर समय मोशन को स्लो डाउन करता है, मोशन का अपोज करता है। तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा, संभवतः भी मन में आ रहा होगा कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, हालांकि फ्रिक्शन पूरा जो हमारा अगला चैप्टर है पूरी तरह फ्रिक्शनल फोर्स पर ही डिपेंड करता है, इसलिए मैं बहुत बातें अभी इसमें छोड़ा भी हुआ हूँ जो कि अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। जितने की आवश्यकता है उतना ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो भी एक बात मैं बता दूँ, संभवतः बहुत लोगों की जिज्ञासा होगी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी सरफेस पर, तो रखा हुआ है तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, हमने कहा था कि म्यूचुअल मोशन होना चाहिए। हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा भी रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है। मान लीजिए एक बहुत बड़ी सी कार खड़ी है और आप जो है धक्का दे रहे हैं, बस खड़ी है बस को धक्का दे रहे हैं आप, तो म्यूचुअल मोशन तो हुआ नहीं। लेकिन क्या उस समय फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो हम कहेंगे कि हाँ फ्रिक्शनल फोर्स उस समय लगेगा, भले ही ऑब्जेक्ट मूव न कर रहा हो। ध्यान दीजिएगा एक बात, आप पूरी फिजिक्स के लिए समझ लें या पूरे साइंस के लिए समझ लें कि जब कभी भी किसी भी टॉपिक की डिफिनीशन दी जाती है, जब भी किसी भी टॉपिक को डिफाइन किया जाता है, तो एक आइडियल सिचुएशन में डिफाइन किया जाता है कि हमारे लिए ऐसी 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 कंडीशंस होनी चाहिए। लेकिन हर आइडियल सिचुएशन से कुछ स्पेशल केस भी होते हैं। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स के आइडियल कंडीशंस जितनी थी हमने बता दिया कि ऑब्जेक्ट जो है कांटेक्ट में होना चाहिए और म्यूचुअल मोशन में होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं कुछ न कुछ स्पेशल केसेस भी दिखेंगे। हर डिफिनेशन को पढ़ेंगे सब में कुछ ना कुछ आपको स्पेशल केस मिल सकता है, गारंटी नहीं है कि मिलेगा ही, बट मिल भी सकता है। ठीक है, तो जो स्पेशल केसेस जो होते हैं उसके बारे में हम लोग, इसके जो स्पेशल केसेस हैं उसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल ये है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो क्या अब
ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, यदि हम किसी भी बहुत हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और मूव नहीं कर रहा है, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है? तो आप बोलेंगे हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स उस समय भी लग रहा है भले ही ऑब्जेक्ट मूव न कर रहा हो। यह कैसे लगता है, यह हम अगले चैप्टर में आपको समझाएंगे। आइए देखते हैं अब अपने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। फ्रिक्शन, recall some of our experiences. A ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. कोई भी बॉल है, अगर किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर मूव कर रहा है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन होता हुआ चला जाता है और फाइनली जो है वो रेस्ट कंडीशन में चला जाता है। When we stop the pedaling a bicycle, it gradually slow down and finally comes to rest. A car or a scooter also come to rest once its engine is switched off. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. इसका मतलब यह हुआ कि ये जितने भी हमको व्हीकल्स दिख रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं जो मूव कर रहे थे, उनके ऊपर अगर हम फोर्स लगाना बंद कर देते हैं तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे थे उनकी मूवमेंट भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर बात होती है कि ऐसा क्यों होता है, आखिर ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करना क्यों बंद कर देते हैं। तो अब आप कैपेबल हैं बताने के लिए कि उस ऑब्जेक्ट जिस भी डायरेक्शन में वह ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़े ही हैं कि वह हर समय मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अब उसी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था वह स्लो डाउन हो गया। In all these situations, no force appears to be acting on the object, yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time. What causes? इसमें देखिए क्या है, हम देखते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे स्लो होता हुआ ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, लगातार उसकी स्पीड कम होती हुई और लास्ट में वह रेस्ट पोजिशन में चली जाती है। What cause a change in their state of motion? उनकी स्टेट ऑफ मोशन में क्या चेंजिंग होती है। तो हमने पिछले आपको टॉपिक्स में पढ़ाया था, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड और डायरेक्शन का एक साथ स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन उसे कहते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग होने का मतलब या तो उसके स्पीड में चेंजिंग हो, या तो डायरेक्शन में चेंजिंग हो, या तो दोनों में चेंजिंग हो। व्हाट कॉजेज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन? स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी स्पीड में चेंजिंग हो रही है। आखिर इनकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग का क्या कारण है? कुड सम फोर्सेस बी एक्टिंग ऑन देम? क्या इनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है? कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस? क्या आप उसके डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं जो भी फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, क्या उस फोर्स के डायरेक्शन के बारे में आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, यस, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आप यह जान चुके हैं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है और वह फ्रिक्शनल फोर्स जो है वह हर समय ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। आप पहले समझ चुके हैं। आइए देखते हैं। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग इन द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इसे हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। एक मिनट फिर से सुन लीजिए। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल इन द चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स। जो ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, उसमें जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है जिस कारण ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंजिंग हो रही है, हम उसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग द मूविंग बॉल टू रेस्ट। यह फोर्स कहाँ लगता है? तो बॉल के सरफेस के बीच में और ग्राउंड के सरफेस के बीच में यह फोर्स लगता है जिस ग्राउंड पर बॉल रेस्ट पोजीशन में गया है। मतलब जिस ग्राउंड पर बॉल मूव कर रहा है उस ग्राउंड और बॉल के सरफेस के बीच में यह फोर्स लगता है। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। अगर रोइंग करना बंद कर देते हैं नाव को, बोट को, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण स्टॉप हो जाता है। द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। हमने आपको बता ही दिया है, दोनों कंडीशन बताई हुई थी पहले कि द फोर्स ऑफ, देखिए क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो सभी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है सभी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ही वर्क करता है। हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, उसकी एक कंडीशन थी म्यूचुअल मोशन।
हमने बताया था म्यूचुअल मोशन का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में रहे एंड इट्स डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम लोगों ने यह भी देखा अपने डिफिनेशन में कि इस फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हर समय क्या होता है, हमारे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सिंस द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वह कॉन्टैक्ट के कारण ही जनरेट होता है। द सिंस द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर से देखिए एक बार इस पैरा को फिर से समझते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये सभी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता है। मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लग रहा है, चाहे कम लग रहा हो या ज़्यादा लग रहा हो, लग रहा है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, हर समय ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हर तरह के मोशन को स्लो डाउन करता है। इसको नेगेटिव फोर्स भी कहते हैं। जहां भी होगा ये फोर्स को कम करता जाएगा, जो एक्चुअल फोर्स है, नेट फोर्स है, उसको कम कर देता है ये। सिंस द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट के कारण अराइज होता है। हम लोगों ने पहली कंडीशन पढ़ी थी फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन को उठा के आप देखिए तो उसमें पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट। मतलब यह भी फोर्स कैसे लगेगा, जब ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेंगे। इसका मतलब यह भी जो है एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। You may be wondering whether it is essential for the agents applying a force on an object to be always in the contact with it. देखिए क्या है, You may be wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object to be always in contact with it. ठीक है, अब जो है आप ये जानकर आश्चर्य होगा कि यह फोर्स जब भी लगता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसे हर समय क्या होना होता है, कांटेक्ट में होना होता है। इस तरह का फोर्स जब भी लगता है तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में होते ही हैं। अब आइए अगला देखिए क्वेश्चन, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में मैग्नेटिक फोर्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ी सी मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं इसको, इसे आप पढ़ेंगे और पढ़ के वीडियो में कमेंट डाल देंगे कि आपको ये तीनों फोर्सेस अपने से समझ में आ गए कि नहीं आए। अगर नहीं आए होंगे, चूंकि ये बहुत इजी हैं और इन्हें मैं पिछले क्लासेस में आपको सब पढ़ाया हुआ हूँ, मैग्नेटिक फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में सारा कुछ मैंने बताया है। अगर लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो मैं इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को फिर से पढ़ाऊंगा, और अगर समझ में आ चुका है तो फिर जो है मैं प्रेशर से स्टार्ट करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको कमेंट करके बता देंगे कि ये आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। कमेंट कहाँ करेंगे, यूट्यूब पर ही कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी बातें समझ लीजिए। मैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं, द फोर्स अराइजेज बिटवीन द टू मैग्नेट्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। कोई भी दो मैग्नेट है उनके बीच में जो फोर्स अराइज होता है वह क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं उनमें कांटेक्ट होना आवश्यक नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स में आप जानते हैं दो मैग्नेट एक दूसरे से दूर से ही फोर्स लगा देते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है उसमें कांटेक्ट होना एक शर्त नहीं है, इसलिए इसको हम लोग जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इसमें ध्यान देना होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगते हैं वह, चूंकि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फोर्स भी दो तरह का होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। जब सेम पोल आमने सामने होते हैं तो जो फोर्स लगता है वह फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, और जब अपोजिट पोल आपके आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं मैग्नेट के, तो जो फोर्स लगता है वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दूसरी बात जो मैग्नेटिक फोर्स के साथ है कि मैग्नेटिक फोर्स जहां भी लगेगा एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर ही फोर्स लगाएगा। मतलब सभी चीजों के ऊपर फोर्स नहीं लगाया सकता है। जैसे फिजिकल फोर्सेस थे, हम जहां चाहते थे वहां फिजिकल फोर्स लगा ले रहे थे, बट मैग्नेटिक फोर्स के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। हर चीजों के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स तभी लगा सकता है, या मैग्नेटिक फोर्स तभी उन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अराइज हो सकता है जिसमें कि एक मैग्नेट हो और दूसरा क्या हो, या तो मैग्नेट हो या तो मैग्नेटिक सब्सटेंस हो।
इसे एक बार आप पढ़ें, नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा, मैं फिर से इसको पूरी तरह समझा दूंगा। क्योंकि मैंने ये आपको पिछले क्लासेस में सब ढंग से पढ़ाए हैं, तो हमें आशा है कि आपको यह पता होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी सेम वही सिचुएशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हर जगह नहीं लगेगा। पहली चीज, ऐसे तो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस्टेब्लिश्ड होगा जहां पर दोनों ऑब्जेक्ट कैसा हो, चार्ज हो, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी हो, दोनों चार्ज हो। अगर सेम चार्ज रहेंगे, सेम काइंड ऑफ चार्ज रहेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों नेगेटिव रहेंगे, तो हम कहेंगे कि वहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। लेकिन अगर अपोजिट चार्जेज होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तो हम वहां कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है। अगला आता है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स में ऐसी कोई दो तरह के फोर्स तो होते नहीं है। तो ग्रेविटेशन फोर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन अलग अलग नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल एक ही तरह का फोर्स लगता है, ऑलवेज एक ही तरह का फोर्स लगता है, हर समय एक ही तरह का फोर्स लगता है, जिसे हम जो है क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक बार आप इसे पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको जो हूँ फास्ट जो है आपको समझाता हुआ चलूंगा। इसमें कोई बहुत ऐसी बातें नहीं है जो आप ना समझ पाए, तो इसको हम लोग तेजी से पढ़ेंगे। और अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वह रहेगा मेन टॉपिक। ऐसा नहीं है, ये सब भी मैं पढ़ा दूंगा। मेन टॉपिक हमारा रहेगा प्रेशर, और हम लोग उसको ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। आज के क्लास में अगर आपको फ्रिक्शन में कुछ बातें नहीं समझ में आई होंगी तो परेशान होने की बात नहीं है। उसके दो कारण हैं। पहला कि फर्स्ट टाइम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आप पढ़े हैं, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ जो फैक्ट हैं दिमाग में जाने में, कुछ थॉट बनने में समय लगे, तो हो सकता है ऐसी बातें हैं। और दूसरी बात कि जो अगला चैप्टर है वो फ्रिक्शन पर ही है। स्पेशली हमें फ्रिक्शन ही पढ़ना है। कई तरह के फ्रिक्शन, कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, फ्रिक्शन को पूरे डिटेल में पढ़ना है। तो अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो आप अगला चैप्टर खोल के एक बार देख लीजिए, बहुत बातें आपको समझ में आ जाएंगी। और नहीं तो मैं तो अगले चैप्टर में इसको ढंग से पढ़ाऊंगा ही, तो आप बहुत बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। चलिए इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।